सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद में हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अब्दाब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। फ्राइडे शुरू, हम वापस स्क्रीन्स पे, और क्या चाहिए हमें और लोगों को। सर देखें, आप और मैं जो है हमेशा कहते हैं हम जमहूरियत की कुर्बानी देते हैं। हमने इस वर्ल्ड कप की भी कुर्बानी दी है। वाह। कि हमने कहा जी वर्ल्ड कप चल रहा है, हम नहीं करते शो। इससे बड़ी सर कुछ चीज़ हो सकती? कुछ नहीं हो सकता। और सर वर्ल्ड कप का चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया है, आप सोच रहे होते हैं इसलिए मैं पकड़ लेता हूँ, मैं छेड़ देता हूँ, लेकिन छेड़ते आप ही। तो क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी अपडेट्स हैं। पहले तो तमाम जो इंडियन लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने पहले भी पेश की थी, लेकिन अब चूंकि वो हमने झलकियाँ देखी जो वापसी हुई है इंडियन टीम की बैक टू इंडिया। तो सबसे पहले तो वो जो जहाज़ था जिस पे वो आए हैं, उस पे वो वाटर कैनन का एक इस्तकबाल, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। उसके बाद फिर जो लोगों की भीड़ और केक कटिंग और दीगर जो हमें चीज़ें देखने को मिली, तो इंडियंस तमाम जो हैं वो बड़े पुरजोश तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया अपनी विनिंग टीम का। और ये अच्छा है इस लिहाज से कि उनकी जो क्रिकेटिंग के बारे में तनकीद होती है कि जब वो हारते हैं तो वो बड़े मुतासर आम क्रिकेटिंग नेशन से ज़्यादा हो जाते होते हैं, और पुतले भी जलते हैं और घरों के बाहर धरने भी दिए जाते हैं और बयानात भी दिए जाते हैं। लेकिन ये भी अच्छा लगा देखे कि जब वो जीत के आए हैं तो आई थिंक उससे डबल ट्रिपल इफ़ नॉट 10 फोल्ड ज़्यादा लोगों ने जाके उनको रिसीव किया और फिर उनको मुबारकबाद दी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों ही ऐसे मुल्क हैं। पाकिस्तान भी अगर वर्ल्ड कप जीत के आता तो, या जब भी ये वर्ल्ड कप जीत के आए हैं या कोई ICC ट्रॉफी जीत के आए हैं, तो लोगों ने पलकों पे उठा लिया। सर हम ये बोल न्यूज़ के तवज्जुद से अपना शो जो है हम एयरपोर्ट पे कर रहे होते अगर हमारी टीम आई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये क्रिकेट को लेके दोनों मुल्क बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और इसका ना कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मैं इलाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों मुल्क अब कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ज़रा कामयाबी के साथ, हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन कि और स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाए और स्पोर्ट्स से मेडल्स लिए जाएं। प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट वो स्पोर्ट है कि जो सब ने खेली है। किसी ने ग्राउंड में खेली है, किसी ने अपनी गली में खेली है, किसी ने पिंग पोंग बॉल के साथ अपने कमरे में खेली है। सो खेली है सब ने। तो इसलिए इसको बीट करना बहुत मुश्किल है इन दो मुल्कों में। मुश्किल भी ऐसा। दूसरा आप ये भी देखें ना कि अगर आप सिर्फ स्मॉल कैलकुलेशन कर लें तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर अवाम को मिला लिया जाए गिनती में, तो हम मिलजुल के हम काफ़ी ज़्यादा हो जाते होते हैं। तो और तमाम लोग जो हैं उनको बचपन से लेके हमेशा तक उनको क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक आपका एक बस साथ है, ज़िंदगी का हिस्सा है आपका। तो दोनों मुल्क उसको इस तरह ट्रीट करते हैं। वो उसमें क्लास, इनकम, हेरिटेज, कल्चर वो कोई मायने नहीं रखता, हर शख्स देखता है। और खैर से हम हैं भी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इस्तकबाल जब हमारी टीमों का होता है वो बड़ा पुरजोश होता है। अभी हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया जीता वर्ल्ड कप, तो हमने कोई ऐसी आउटवर्ड किस्म की चीज़ नहीं देखी, क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है। क्रिकेट उनकी स्पोर्टिंग नेशंस में से एक स्पोर्ट है। ऐसे नहीं है कि क्रिकेट ही है, यहाँ तो ऐसे ही है कि जी क्रिकेट ही है। वहाँ पर जब पैट कमिंस पहुँचा तो टोटल 6 बंदे रिसीव करने आए हुए थे, जिनमें से एक फोटोग्राफर था। हाँ, और सर ये भी देखे ना आपके ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी है कि वो एक आदत ही बन गई थी ना उनकी, ये भी जीत गए फिर वो भी जीत लेते हैं, अच्छा ये भी हमें दे दो। और इंडिया तो खैर से 17 साल बाद लेकर आया एक ट्रॉफी। एंड अगेन हमने हमेशा शो पे बात की एक वेल डिज़र्व्ड। और दूसरा क्यों नहीं वेल डिज़र्व्ड, क्योंकि ये शायद वाहिद टीम है T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर जिन्होंने जो एक मैच भी नहीं हारे, मतलब फर्स्ट टू लास्ट मैच जो कि फाइनल था वो जीत गए अनबीटन। क्या बात है सर। बाकी सर अब जरा वापस बैक टू रियलिटी आ जाए सर थोड़ा सा। तो सर क्रिकेटिंग हमारी जो बोर्ड है, पिछले हफ्ते में बाबर आजम की वीडियो भी डिस्कस की थी, लेकिन उसके बाद ढेर सारी चीज़ें हो गई हैं। एक तो बहुत बहुत मुबारक बात हो सबको कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान ऑटो एंटर हो चुका है। और इसके साथ साथ मेरा अपना ख्याल है कि जो टीम सुपर 8 में गई हैं वो भी शायद ऑटो एंटर हो चुकी हैं अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसमें। तो क्वालिफाइंग स्टेजेस वाले मैचेस जो हैं वो बाकी टीमों के ही होंगे। अब
पाकिस्तान पहुंच गया है, ये तो बहुत ही मुस्बत चीज़ है। अलबत्ता मुझे नहीं पता, शायद ICC ने बीच में ये भी सोचा हो कि यार इनको क्वालिफायर खिलाया और ये खुदा ना खास्ता अपनी क्वालिफायर में ही आउट हो गए तो ये तो बड़ा एम्बेरसिंग होगा, नंबर 1। और दूसरा सर नंबर्स की जो बात है ना कि व्यूअरशिप वर्ल्ड कप की बड़ी कम, यकीनन ICC ने ये पिंच फील किया होगा कि जिस सेकंड पाकिस्तान आउट हुआ है तो एक उनके जो फाइनल से लेके हमारे मैच हारने से लेके फाइनल तक के बीच में जितने मैचेस होंगे उनमें को पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं जुड़ी होगी सर जी, ज़्यादा नहीं जुड़े होंगे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये 25-30 करोड़ की मार्केट है, मतलब लोग पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं और जो बाहर रहते हैं उनको मिला लिया जाए तो 27-28 करोड़ तो हो जाते हैं। तो कम बता रहे हैं। हाँ सर, ये बहुत बड़ी मार्केट है, वो लूज नहीं करना चाहते। इसी तरह जो मनी डे होता है ICC का, वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इसीलिए अब वो रिस्क ही नहीं लेते कि पता नहीं दोनों ने पहुंचना है फाइनल 8 में नहीं पहुंचना, तो इसलिए वो एक ही ग्रुप में रखते हैं कि ये एक मैच तो हमने करवाना है, तो उसको भी रिस्क नहीं किया जा सकता। सर ये अच्छी बात है, देखें ना, इसका मतलब है हमारा जो ICC है, हमारा तो नहीं खैर, दुनिया का जो ICC है वो कंट्री टू कंट्री उनके सेंटिमेंट्स को समझता है। यानी कि वो समझ गया है कि इस मुल्क में एक इनको आदत है ताहियात करने की बहुत सारी चीज़ों को, तो अब हमारी टीम जो है वो ताहियात वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाइड है, अभी से क्वालिफाइड है सर, ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल, वैसे करवा भी लेते क्वालिफायर, हमने क्वालिफायर से में तो जीत ही जाना था सर। बहुत ज़्यादा स्लैक थे आपकी जो मेमोरी है ना वो बड़ी शॉर्ट है मेरे ख्याल में, आप भूल रहे हैं कि हुआ क्या है इस वर्ल्ड कप में। जैसे चले वो अपनी जगह हो गया, अब वक्त आ गया है वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा, अब क्योंकि टेस्ट सीरीज़ होने को जा रही है बांग्लादेश की, उसके अंदर अगेन हमारे जो हैं शान मसूद, ही विल बी द कैप्टन, ये पहले भी अनाउंस हो गया था, उसको मज़ीद कंफर्म कर दिया गया। उसके साथ साथ हम अब लीग खेलना शुरू हो गए हैं और उसका उन्वान है टू लीग और नॉट टू लीग। तो बाबर आजम कह रहा हूँ, आजम खान के ऊपर पहले आ जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और साइम के साथ, बट ज़्यादा बुरी जो हुई वो आजम खान के साथ हुई कि जो लंका लीग है, श्रीलंकन जो T20 लीग है, उसमें उनको ऑफर आई जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो कैरिबियन लीग खेलना चाहते थे, CPL जो है। अब CPL का NOC अप्लाई कर दिया उन्होंने PCB में साइम के साथ, तो उन्होंने दोनों का, साइम और आज़म का जो CPL कॉन्ट्रैक्ट है वो NOC है वो नहीं दिया, और लंका वाली से तो ऑलरेडी आज़म आज़ाद का कर चुका था। तो इसका सर बेसिकली मतलब ये है कि अब प्लेयर्स जो हैं वो लीग खेलने नहीं जाएंगे, उनको कहा गया आप यहीं रहें। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये बांग्लादेश सीरीज़ में आज़म या साइम जा रहे हैं दोनों, और उसके बाद देर और क्रिकेट है बहुत अभी। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है उनके हेड ने एक टीज़र दिया है कि हम प्लान कर रहे हैं एक इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की ट्राई सीरीज़, तो वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अलबत्ता लीग्स के ऊपर सर वही पुराना मसला कि जी इनको खेलने दें ना खेलने दें। PSL+2 जो मॉडल है उसके अंदर तो अब देखें ना लीगें कितनी रह गई, IPL खेलते नहीं, CPL खेलने नहीं दी, फिर BPL रह जाएगी, दुबई वाली हो जाएंगी, US की एक अदद है, कैनेडियन है। अब पता नहीं इन्होंने क्या ज़हन में सोचा है कि आया प्लेयर्स को ऐसे पेनलाइज करना है कि आप लीग नहीं खेलेंगे, या बस फैसला कर लिए कि अब लीगें नहीं खेलेंगी, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ की कॉन्फर्मेशन मेरे नज़दीक नहीं है। बट बाबर और रिजवान को तो आई थिंक कैनेडियन सीरीज़ का NOC मिल गया था। बुनियादी बात यह है कि प्लेयर्स ने करनी शुरू कर दी है राशनिंग लीग्स की, क्योंकि इनको पता है कि 2 से ज़्यादा नहीं खेल सकते, तो इसीलिए वो रिजेक्ट कर रहे थे कि अपनी मनपसंद को हम करेंगे। वहाँ पर PCB NOC नहीं दे रहा। अब ये इतनी बड़ी ज़्यादती है इनको, क्योंकि बेसिकली मुल्क की पूरी सोच भिखारियों वाली हो गई है ना। सो भिखारी जो है ना वो काम करने वाले को देख के यही कहता है कि तुम भी भीख मांगो, तुम काम क्यों कर रहे हो। सो पूरी दुनिया में मतलब आपका बच्चा है, वो पढ़ लिख गया है, वो डॉक्टर बन गया है, वो इंजीनियर बन गया है, उसकी जैसे ही नौकरी होती है अमेरिका में, कनाडा में, आपके सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब आते हैं, मिठाई का डब्बा लेके आपके घर मुबारकबाद देते हैं, खुद उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये भी तो ह्यूमन रिसोर्स ही है ना। ये अगर बाहर से जाके पैसे कमा के ला रहे हैं तो आपको क्या एतराज़ है। अच्छा, हमारे म्यूजिशियंस जाते हैं कॉन्सर्ट करने, हमारे IT वाले जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं, एक अकाउंट बन जाता है बाहर, ठीक है, किसी को नहीं पता कि आपकी कितने की डील हुई थी, आप कितने पैसे पाकिस्तान वापस लेके आए, कितने पैसे आपने बाहर पेयोनियर में रखवा दिए। ये जो क्रिकेटर्स का मामला है ये इतना सादा है कि जिस
मुल्क की ये लीग खेलते हैं वहाँ के अखबार में छपता है कि भाई इनको इतने पैसे दिए गए हैं, यानी कि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये पैसे बाहर छोड़ के आ जाएं, इन्होंने वो पैसे यहाँ पर लेके आ वरना एफपीआर पीछे पड़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट का है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स का है। एक आप जो आईटी का लड़का थे वो पहले साल में, मतलब जब वो पढ़ लिख जाता है, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाता है, उसकी चले आप कह लें अमेरिका में नौकरी हो गई, वो कितना को कमा लेगा? 1 साल में $1,00,000 कमा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में। ये 15 दिन का आजम खान का जो कॉन्ट्रैक्ट था दुबई वाली लीग का लास्ट ईयर, वो $1.5 लाख का था 15 दिन का। ओ भाई जाने दो, ये आपका काम होना चाहिए, मुल्क का काम होना चाहिए इंडिविजुअल्स तैयार करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़के तैयार करो, चाहे डोमेस्टिक से करो, चाहे पीएसएल से करो, जिस मर्जी चीज़ से करो, आप तैयार करके पाकिस्तान टीम जो है वो एक जगह है नुमाइश की, वो एक मंडी है। आपने नुमाइश में ला के लड़के खड़े किए कि यार ये देखो हमारे पास कैसा कैसा टैलेंट है, उनको बाहर वाले ले गए, आपने नीचे से नया टैलेंट लेके आए और उनको वहां के ये चेक करो, इनको भी लेके जाओ। ये करना चाहिए हमें, बजाय कि इसके कि हम कह रहे हैं कि तुमने भी बाहर नहीं जाना, तुमने भी बाहर नहीं जाना, और भाई वो जरे मुबादला लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं जाना उन्होंने बाहर? सर एक तो ये इसके ऊपर एक बहस छिड़ जाती है कि जी आप इनको लीग खिलाएंगे, ये करेंगे। देखिए जो इस्टेब्लिश प्लेयर है ना, वो नेशनल साइड का उसका फ्यूचर जो है वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलता है, अनसर्टन होता है। इस वर्ल्ड कप में हमने देखा जो हॉट पिक्स थी उनको नहीं लेके गए, और इमाद और आमिर को भी ऐड किया, आज़म भी एक उस तरह से बात ही हो रही थी कि आज़म को लेके जाना नहीं लेके जाना, एंड में लेके चले गए तो टीम ने परफॉर्म नहीं किया, पीछे कुछ प्लेयर रह गए। लेकिन वो प्लेयर जो रह गए वो नेशनल साइड के प्लेयर हैं, उन्होंने नेशनल साइड के लिए खेला हुआ है, वो उनके रोस्टर पे हैं। वो अलग बात है सिलेक्शन किधर होती है किधर नहीं होती। अब आ जाए सर डोमेस्टिक साइड पे, अब डोमेस्टिक सर्किट में भी तो बहुत प्लेयर है आपका जो कि खेलता है। पीएसएल में आपको कुछ उनमें से आ जाते हैं, नीचे से ऊपर आ जाते हैं, ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और फिर पीएसएल के थ्रू नेशनल सीरीज़ में आते हैं। ये बड़ा अच्छा मॉडल बन चुका है तमाम दुनिया में। लेकिन सर अब डोमेस्टिक प्लेयर जो है जब देखेगा कि यार आगे जाके एवेन्यूज़ मेरे आज से 10, 15, 20 साल पहले थे कि मैं नेशनल साइड के लिए खेलूंगा, फिर हद ये होगा कि मैं कमेंट्री कर लूँगा। उसके बाद एक और एवेन्यू खुला कि मैं टेलीविज़न के ऊपर बैठ के बातें कर लूँगा जब को बड़ा टूर्नामेंट आएगा। यही 2 एवेन्यूज़ थे। एक तीसरा एवेन्यू जब खोला हमने खुद ही, जो कि लीग्स है, उसमें डोमेस्टिक प्लेयर अगर देखेगा कि यार यहाँ तो एनओसी नहीं मिलता, यहाँ तो अब हमारी हर परफॉर्मेंस जो है उस पर यह है कि अगर अच्छी होगी तो आप फिर लीग खेलने जाओगे। अभी तक तो यही हमें समझ आई है ना। तो वो डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो तो बेचारा और पिसा गया इस चीज़ से कि अब आज़म और साइम को नहीं जाने दिया। उस हारिस की कंट्रोवर्सी हुई थी अभी कुछ देर पहले, और प्लेयर्स का भी एनओसी का मसला होगा। सो सर डोमेस्टिक प्लेयर जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कोई नई किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि वरना तो ये होगा कि ये सारा जो स्टॉक जैसे आप कह रहे हैं ना मंडी में ये टैलेंट पड़ा हुआ है, वो टैलेंट ड्राई अप हो जाएगा। बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ है। आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना किसी प्लेयर के साथ, वो जा रहा है लीग खेलने, वो आप ये तो है ना कि जी 2 खेल सकते हैं, 1 खेल सकते हैं, 3 नहीं खेल, आप कहें जितनी मर्जी खेलो, ईच टाइम यूर आउटसाइड पाकिस्तान प्लेइंग अ लीग, हम आपके उतने दिनों के पैसे डिडक्ट कर लेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। बाकी आप बिस्मिल्लाह जाओ, कमाओ, कमा के वापस लेके आओ, आप हमारे सरों के ताज हो, आप पैसे लेके आ रहे हो। इस मुल्क में सब पैसे लेके यहाँ से बाहर जाते हैं। ये वाहिद एक कम्युनिटी है जो पैसा लेके मुल्क के अंदर आ सकती है, लेकिन वही भिखारी अप्रोच कि काम क्यों कर रहे हो, भीख मांगो। दूसरा सर इस पर एक और बहस भी छिड़ जाती है कि जो शख्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो तो फ्री एजेंट है, फिर वो लीग जौन सी मर्जी खेले, वो सारे साल लीग खेलता रहे। लेकिन उसमें मसला है डोमेस्टिक सर्किट में जो बंदा ऊपर आके नेशनल खेलेगा साइड, वो चमकेगा थोड़ा सा, और वो लीग प्लेयर्स को जब उनकी बिडिंग होनी है, जब उन्हें टीम सिलेक्शन करनी है, वो होगा। ये है बात। देखिए आमिर जो है वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद खेलता रहा बहुत लीग्स, लेकिन एक हिस्ट्री है, एक उसका परफॉर्मेंस का आपको पता है, अंदाज़ा है कि यार ये बंदा अच्छी खेलता है क्रिकेट, क्योंकि नेशनल साइड के लिए उसने बड़े बड़े चीज़ें की हैं। सो ये भी अब एक डिबेट है सर बड़ी इंटेंस किस्म की बिटवीन पीसीबी के और डोमेस्टिक प्लेयर्स की, खास तौर पर कि यार हम डोमेस्टिक में अपने आप को मनवाते हैं, हद हमें पीएसएल मिल जाएगा। पीएसएल डजंट मीन कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद अगर हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना भी मिला हम पीएसएल में शाइन करें। मसला सर सिर्फ ये है कि जितने नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो तो तमाम पीएसएल खेलते हैं। तो अगेन बात ये है कि यहाँ पे ऊपर से कुछ छोड़ नहीं रहा, नीचे से कुछ शायद आ नहीं रहा, और
जो शख्स आ भी जाए उसके बाद वो लीग खेलना भी चाहे तो उसका एनओसी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो अभी पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे वो पीएसएल से पिक हो गए इंटरनेशनल लीग्स के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। सो अगेन, जितना आपका ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाता है उतनी अच्छी बात है। ये पैसे नहीं छुपा सकते, इनको वापस ही लेके आने हैं। हमारा काम होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम होना चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए कि नीचे से टैलेंट आता रहे। फिर कोई बंदा अपनी मसरूफियत से, वैसे तो एक प्राइड की बात होती है किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करना, किसी को भी। सो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा, ये लोग अपने महंगे कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ के वापस आ जाएंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन नहीं भी आते, सो व्हाट, आपका नीचे से लड़का तैयार हो रहा है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हर टूर्नामेंट में। आप लड़के तैयार करें, उनको बाहर भेजें ताकि वो पैसे कमाएं, अपनी फैमिली का भी भला करें, मुल्क का भी भला करें। हाँ देखिए ना, या तो आप सर इंग्लैंड हो कि आपको पता है आपका बोर्ड आपके पीछे, आपका कौम आपके पीछे, आपका बोर्ड ने आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनसे, वो आईपीएल छोड़ के हमारे पास आ गए थे ना खेलने, इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले। तो ये भी बात। दूसरा सर एक और सिंड्रोम जो है थोड़ा सा बन गया है कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो आगे थे, इसमें कोई शक नहीं। न्यूजीलैंड वाले नहीं आए, सो व्हाट, रिप्रेजेंटेशन हो गई ना न्यूजीलैंड की भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने प्लेयर्स को खेलने दे जहां वो खेलना चाहते हैं। बिल्कुल सर। दूसरा सर ये है कि आप एक बड़ा विशेष किस्म का कंपैरिजन ड्रॉ होना शुरू हो गया है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और मेरा अपना ख्याल है कि लोग माने ना माने कि ये प्लेयर्स को ये बात इफेक्ट करती है कि अब देखिए हम भी बैठे, हमने यहाँ पे, हम हालांकि अब हमने कम कर दी है बात करना कि हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं करते उस तरह से। वो इस वक्त वो कंपैरिजन बनता नहीं। आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी तो बाकायदा कंपैरिजन हुआ करेगा। इंडिया की भी अगर आप आइसोलेटेड परफॉर्मेंसेज देखें उनकी, तो विराट कोहली जो है वो आखिरी उसमें खेला है अपने मैच में बेहतर, उसके बाद उसकी सिंगल डिजिट इनिंग्स थी सारी। सो एक तो मेरे ख्याल में ये काउंसलिंग करके कहना चाहिए यार कि ये अपने जहन से हटा दो कि आपका मुकाबला इंडिया से है, आपका मुकाबला क्रिकेट से है, तमाम क्रिकेटिंग साइड से। आपका मुकाबला अब इंडिया से नहीं है। वो देखिए, अब ना मतलब मुल्कों की बात नहीं होती, इकोनॉमीज की बात होती है। वो अब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि वो अब जितना पैसा डोमेस्टिक पे खर्च सकते हैं, वो जितना कोचिंग स्टाफ पे खर्च सकते हैं, वो जितना पैसा इस सारी स्पोर्ट पे खर्च सकते हैं, वो हम नहीं खर्च सकते। जब नहीं खर्च सकते तो हम उतनी एक्सेल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। बाकी सर आगे जाके क्रिकेट में बहुत चीज़ें होनी है, हम उनको मजीद भी डिस्कस करेंगे। यहाँ जाना हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आपको एक बड़ी खुशखबरी देनी मैंने। एक थोड़ी मनफी खबर से शुरू करते हैं, फिर मैं थोड़ा सेगवे कर जाऊँ इसका। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी और अब इसके फिगर्स जो हैं बड़े अलार्मिंग है, लेकिन मैंने पढ़ी जब तो मुझे थोड़ी सी उसकी समझ आई कि ये फिगर्स शायद इतने गलत नहीं हैं। इस 2024 के ये जो अभी महीने गुजरे हैं 6, उनमें 7 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर गया है, प्रोफेशनल्स 700,000। मैंने पढ़ा यार ये तो बहुत ज़्यादा फिगर है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल का फिगर उठा लें तो वो तो क्लोज टू 4 मिलियन हो चुका है। तो इस तरह से 700,000 ये ज़्यादा नहीं। कल परसों सॉरी लास्ट वीक की ये बात की थी कि ये जो बजट के अंडर सैलरी क्लास के ऊपर जो ये हायर स्लैब की टैक्सेशन है, ये प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको अगर आप ऐसे करेंगे तो वो जाना शुरू कर देंगे। तो ये तो अभी शायद बढ़ जाए। अगेन ये फिगर जो है हम इनको मज़ीद भी फैक्ट चेक कर लेंगे, बट ये सुनने में इतने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लगते। उसके साथ साथ ये खबर मैंने पढ़ी कि सऊदी अरेबिया ने अपना एक जो उनका ग्लोबल विजन 2030 है, उस मद में एक नई चीज़ अनाउंस कर दी है कि हम अब से लेके अगले 6 साल 2024 से 30 तक हम सिटीजनशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की टू साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, और कोई भी ऐसा शख्स जो एक स्पेशलाइज्ड स्किल रखता है, उसमें हुनर रखता है, उनको हम आफ्टर ऑब्वियसली जो भी प्रोसीजर होगा उनको हम सिटीजनशिप भी दे देंगे अपने मुल्क के अंदर। वो कह रहे हैं हमारा अगला जो विजन है 2030 का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें वो एक को इमारतें भी खड़ी कर रहे हैं, अपना माशरा भी खोल रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल की इन्हांसमेंट जो है वो उनका एक फंडामेंटल गोल है।
और देखिए ना, आपने कभी ये तो नहीं सुना ना इतना फ्रीक्वेंटली कि जी आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग के अंदर आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी रियाद में जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। तो उन्होंने इतने माजी में अपनी इस किस्म की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शायद होंगी कुछ, लेकिन उस तरह से नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा यार हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि उन लोगों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को। तो एक तरफ यहाँ से लोग जो हैं वो जाने की कर रहे हैं बहुत सारे, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया हमारे मुल्क को देख के और दीगर ममालिक को देख के सिर्फ ख़ास किस्म के लोग जो अल्ट्रा प्रोफेशनल्स जिनको मैं कहूँगा, उनको दावत दे रहा है कि ना सिर्फ आप आएँ रहें काम करें, हमारी मुल्क के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन डालें, ना सिर्फ ये बल्कि हम आपको उसकी बेसिस पे सिटीजनशिप दें। सर मैं तो ज़ाती तौर पे MBS साहब का बहुत फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि सर लाइकवाइज हम बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से ज़राए थे सऊदी अरब के पास, शुक्र है MBS जैसा रहनुमा उनको मिला है, क्योंकि और बड़े अफसोस की बात है कि आज से पहले उनको ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमारे सामने एक जीती जाती मिसाल है अमेरिका, कि आप अमेरिका की अगर ओलंपिक्स की टीम देखें टेबल टेनिस की, तो उसमें सारी चीनी है। सो वो तो कहीं पे भी उसको कोई भी स्किल्ड शख्स नज़र आता है तो अमेरिका ऑफर कर देता है कि आपने अगर यहाँ पर आना है, हमारी सिटीजनशिप लेनी है, तो यूर मोस्ट वेलकम। सो अगर आपके पास ज़राए हों तो गाड़ी ख़रीदने से या कोई और चीज़ ख़रीदने से कहीं बेहतर नहीं कि आप ह्यूमन रिसोर्स ले लो। सबसे इससे ज़्यादा कीमती चीज़ तो कोई भी नहीं है दुनिया में। सो ये बहुत अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का वहाँ के लिए। आपको पता है कि ये जो मिडिल ईस्ट है ये सारा बड़ा सख्त है, और इनमें मशहूर है कि अबू धाबी सबसे ज़्यादा सख्ती रखता है कि किसी को हम नेशनैलिटी नहीं दुबई भी ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन मैं वहाँ पर भी लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत ही अजीम डॉक्टर होने पर और 20 साल से ज़्यादा सर्व करने पर वहाँ पर भी नेशनलिटी मिली है। और अब सऊदी अरब की देखा देखी शायद वो लोग भी अपने रूल्स रिलैक्स करेंगे। सो एक तो ये कि जो आप बात बता रहे हैं कि इतने लाख लोग या इतने हज़ार लोग क्वार्टरली या सालाना पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, फिर वही बात, क्या हर बंदे के पास ज़राए हैं कि वो मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए? जो जा रहे हैं ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ये हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं, बिल्कुल ठीक है कि आपका ख्याल है कि ये पूरी फैमिली को तो नहीं, अपने पूरे टब्बर को तो नहीं लेके बाहर जा सकते, खुद ही गए, अकेला शायद गए हो, अकेले गए हो, या अपनी बिल्कुल जो मतलब होता है कि बेगम को बच्चों को ले गए हो, न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप इधर ही होंगे, बहन भाई इधर ही होंगे। अच्छा ठीक है, ये उनसे एक उम्मीद लगा के रखी है कि वो यहाँ पर जो रह गए हैं उनको कुछ पैसे भेजेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक है इनकी जो जरूरत के पैसे होंगे वो भेज देंगे, लेकिन अब जो वो अपनी सेविंग है वो तो उसी मुल्क के अकाउंट में रखेंगे ना, पाकिस्तान में तो नहीं लेके आएंगे। और इसी तरह जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरेगी, यहाँ से टाइज टूटेंगे, वो यहाँ पर जो थोड़े बहुत पैसे भेजते हैं वो भी भेजना बंद कर देंगे। अगेन मैं इस पे आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ कि यार वो क्रिकेटर्स जो हैं वो 4-4, 5-5 लाख डॉलर एक महीने का एक लीग का बनाते हैं, और वो जाते हैं और पैसे लेके वापस आ जाते हैं, और आप उनको डिस्करेज कर रहे हो कि जी हम पाकिस्तान के, और यार पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, कोई तूफान नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, खैर है, ठीक है, लोगों को जाके कमाने दें, खुदा का खौफ करें और मुल्क भी कमाए। तो बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब की जो ये मेरे ख्याल में तो बहुत ही मुस्बत चीज़ है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा सऊदी अरब को ख़ुद को होगा, उसके बाद उन लोगों को होगा जो कि छोड़ के वहाँ पर जाएंगे। और पाकिस्तान ज़ाहिर है अभी इस सिचुएशन में है कि अभी बहुत लोगों का दिल नहीं है दुनिया का कि जी वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले लें, लेकिन स्टार्ट ऑफ बाय रिलैक्सिंग आपका जो वीज़ा है, हमारा वीज़ा लेना इतना मुश्किल काम है दूसरों के लिए। भाई आप अपना वीज़ा रिलैक्स करो, बाहर से लोगों को आने दो, हो सकता है उनको यहाँ पे मोहब्बत हो जाए, वो यहाँ पे रहना चाहें, वो यहाँ पे कारोबार करना चाहें, वो बाहर से अपना एसेट लेके यहाँ आ जाएं, आने तो दो। सर बिल्कुल। और देखें ये सऊदी अरेबिया को इसमें वाहिद मुल्क नहीं है जो ये करने की कोशिश कर रहा है। दुबई UAE जो है उन्होंने आपका एक गोल्डन वीज़ा जो उनका होता है वो अब तो काफ़ी देर से चल रहा है। वो हालांकि कहते हैं कि हम आपको मुकम्मल तौर पे यहाँ का एक सिटीज़न नहीं बना सकते, लेकिन हम आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा दे सकते हैं, जिसकी कैटेगरीज जो हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें आपके अगेन प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उसमें साथ साथ उनकी और भी चीज़ें हैं, उसमें मीडिया के भी लोग हैं, उसमें कंटेंट क्रिएशन भी है, आर्टिस्ट्स हैं और दीगर इस किस्म के प्रोफेशंस हैं जो लोग यहाँ पे
बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और मैं तो जानता हूँ काफ़ी लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया और उनका टाइम से आ गया, और इसकी कोई इतने पैसे भी नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है बड़ा महंगा होगा, ये कोई इतना महंगा नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद आपका वो रेजिडेंसी कार्ड बन जाता है, आप उधर बैंक अकाउंट खुलवाओ, प्रॉपर्टी लो, अपना ऑफिस रेंट पे ले लो, कोई किसी किस्म का कारोबार कर लो, आप सब कुछ कर सकते हो वो जो कि वहाँ आपका रेजिडेंट कर। हाँ सर, मुझे तो इस चीज़ का फर्स्ट हैंड पता है कि यहाँ पे जानने वाले उनका कमर्शियल प्रिंटिंग का एक सेटअप था, अभी भी है, लेकिन उन्होंने अपनी कारोबारी नौयत की हद तक कि जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी उन्होंने कहा मैं वहाँ कर लेता हूँ, वहाँ भी बड़ी डिमांड है इस चीज़ की। वो तो आपको पता है दुबई तो सब कुछ इंपोर्ट करता है, लोकल उनकी नेचुरल को पॉपुलेशन तो उस तरह से है नहीं जो इस किस्म के कामों की तरफ जाती। तो उसने वहाँ पर भी जाके एक प्रेस लगाई उन्होंने, और उन्होंने गोल्डन वीज़ा भी हासिल किया कारोबारी बेसिस के ऊपर के। उसके पैसे ज़्यादा होते हैं कि आपको फलाने दिरहम वहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उन्होंने मशीनें लेके लगा दी, और अब उनका ड्यूल काम है कि यहाँ भी काम करते हैं वहाँ भी काम करते हैं। तो सर ये इनोवेशन जो है हर शहरी के जहन में इस वक्त ये फिर रही है कि कोई एक तरीका मिल जाए, कोई रूट मिल जाए जो हम बाहर चले जाएं। सर एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कोई बाहर से यहाँ आ जाए तो उसको सिम तक नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, सिम भी नहीं देते? नहीं। तो ये बड़े मसाइल हैं। जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करेंगे तब तक बाहर से लोग अपना सरमाया लेकर यहाँ नहीं आएंगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब आप करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप कर देंगे और दुनिया को पता नहीं लगेगा। सबसे पहले लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाएगा, जब वो इंटरेस्ट दिखाएगा, जब नंबर्स आएंगे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भागा चला आएगा। हाँ सर, बस सिर्फ यहाँ पे आई थिंक एक और मसला हो सकता है कि अगर बाहर से कोई शख्स आ जाए तो उसको आती एयरपोर्ट पे टैक्स ना लग जाए किसी चीज़ का, कि कमिंग हियर टैक्स गोरा आ जाए कि यार सबसे पहले हमें को टैक्स के पैसे दो, फिर आप जाएं, आपको सिम सुम सब मिल जाएगा। ये भी हो सकता है। बिल्कुल सर। बहरहाल सर एक ट्वीट आपने मुझे भेजी थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़े नामवर एक इकॉनमी के साफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा जी कि एक शहबाज शरीफ साहब की तरजीह तजवीज़ थी कि जो 45 मेरे ख्याल में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जिनको प्राइवेटाइज़ करना है उनकी डिटेल्स जो हैं वो तो फराहम की जाए ना, तो वो अभी तक नहीं की उन्होंने। और ये बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है कि उन्होंने डिटेल नहीं दी अभी तक। सर ये ना, इससे मुझे ख्याल आया कि ये एक ऐसी बहस है जो कि बहुत सारे घरों में भी चलती है कि जाहिर है झूठ बोलना तो आपको पता है यूनिवर्सली गलत समझा जाता है, लेकिन अक्सर जो हैं वो बेगमात जो हैं उनका ये गिला होता है कि तुमने एक बात छुपाई, तो ये भी झूठ के जुमरे में आता है। तो और जो मियाँ हजरात हैं वो कहते हैं कि नहीं, झूठ तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बस ये बात बताई ही नहीं, तो ये झूठ तो नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को बस उन्होंने नहीं बताया, तो ये झूठ तो ना हुआ कि वो ये तो नहीं है कि कोई एक और इदारा करना है प्राइवेटाइज लेकिन कर कोई और रहे हैं, उसकी जो शराइत हैं वो कुछ और थी, उनको कुछ और बता दी, बस प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया। हाँ सर, ये देखें ये एक हर शख्स के अंदर ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात होते हैं उनकी जो आर्सनल है उसके अंदर ये एक हथियार होता है कि मैंने नहीं बताना। और ये नहीं कि सिर्फ ये अपनी दीगर बेगमात की तरफ ये इस्तेमाल होता है, ये तमाम ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है कि अगर आपको कई दफ़ा ये होता है कि कोई शख्स आपसे आके पूछता है कि आपका क्या हाल है, आप ठीक कहते हैं, यार मैंने नहीं बताना, मेरा हाल है मेरे पास है, मैं जो मर्जी करूँ उसके साथ। तो ये अच्छी चीज़ है उस तरह से कि आपने इसकी निशानदेही कर दी कि ये घरेलू मामलात में भी चीज़ चलती है। तो ये हमने कोई अपने कल्चर से हट के चीज़ नहीं की, कल्चर से हट के नहीं की। और फिर वही बात है कि मतलब अगर एक चीज़ मैं घर पे कर सकता हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कर सकता हूँ, मतलब मना होती तो यहाँ भी ना कर पाता। हाँ बिल्कुल सर। बाकी सर बात कर ही रहे हैं हम ज़रा मुल्की हालात के ऊपर, तो ये भी आपको पता होगा कि बिजली की पर यूनिट कॉस्ट जो है उसमें इजाफा है, कितने को 7 रुपए है सर? जी वो 7 रुपए था, लेकिन फिर उसके बाद बैकलैश आया तो अब 3.5 कर दिया। 3.5 कर दिए, चले वेरी नाइस। तो सर ये तो बस खबर होगी खत्म, बात ही खत्म होगी सर। लेकिन सर लोग बड़ा परेशान है। इस दफ़ा के जो बिल्स आए हैं उस पर हमने ओवर बिलिंग की भी बात की थी, तो उसके बाद ज़ाहिर है उसकी मज़ीद जब डिटेल आई हमारे पास और उसमें देखा कि किस पैमाने पर ये चीज़ हुई है, तो सर साबित तो ये हुआ कि ये तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा इस दफ़ा इशू हुआ है कि मतलब चंद घराने इस किस्म के जिनका बिल मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 3-4,000 रुपीज़ उनका 20-20 हज़ार बिल आए हैं। इसमें ओवर बिलिंग कर लें, जो उस दिन हमने प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा था वो हो सकती है, वैसे ही उनका दिल कर रहा हो कि यार इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। ये मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ कि ये हुकूमत के हाथ इस पर इस हद तक बंधे हुए थे कि ये IMF ने कहा था कि ये आपने करना है,
अभी करना नहीं, ये करते रहना है। ये तो अभी देखें ना, लोगों को लग रहा है कि यार देखो यार पेट्रोल बढ़ गया, हमने बात की थी, पेट्रोल पंप भी आज के दिन बंद रहे, स्ट्राइक की भी उन्होंने, हालांकि उसका इससे ताल्लुक नहीं है प्राइस इंक्रीज से, लेकिन प्राइस इंक्रीज हुई, अब बिजली का बिल बढ़। तो सर ये सारा कुछ जो है ये तो भी शुरुआत है, क्योंकि देखें हमने शो पे बात की थी कि बिजली की कीमत तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं, बट हमारा अंदाज़ा जो है वो ये है कि ये इस साल के एंड तक ये 90 टच कराएंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि करेंगे, ये कराएंगे। बुनियादी बात ये है कि IMF टारगेट देता है, वो टारगेट आपको मीट करना है। वो आप कैसे मीट करते हो ये IMF का प्रॉब्लम नहीं है, होना ही नहीं चाहिए और है भी नहीं है। ये अगर अमीरों से टैक्स ले लें और IMF को जो नंबर्स चाहिए वो दे दें तो बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि अमीर अशराफिया मुल्क चला रही है, वो अपने आप को टैक्स नहीं करना चाहती, वो सारा बर्डन डालती है गरीबों पर, उसको डालने का आसान तरीन तरीका है बिल। तो मतलब IMF को क्या लगे, मतलब उनको तो बल्कि आपको हो सकता है कि रिक्वेस्ट भी करते हो कि जिस तरह दुनिया में होता है वैसे कर लें। जिनके साथ वो निगोशिएट कर रहे हैं जब वो नहीं मानते तो फिर IMF कहते हैं ओके डू व्हाटएवर यू थिंक इज राइट। सो बेसिकली सर टारगेट बेस्ड अप्रोच है कि हम टारगेट ऐसे पूरा कर लें अवाम को टैक्स करके। दूसरा ये है कि हम अवाम की जो ख़रीदते हैं वो चीज़ें उनकी कीमत बढ़ा रहे हैं। बेसिकली गोल्स पूरे करने हैं अपने, और उसकी बेसिस पे आपको लोन मिलता है, उस लोन की बेसिस के ऊपर हम मुल्क जाते हैं। बहरहाल सर काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, किसी दिन बैठ के हम इनको तफसीली और मज़ीद डिस्कस करें। एनर्जी को भी जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आपका पॉइंट रह गया था ब्रेक से पहले। मेरा पॉइंट ये था कि इस वक्त एक और किस्म के हम ट्विटर पे देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी IPPs से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रीनिगोशिएट होने चाहिए क्योंकि बिजली बड़ी महंगी हो गई है, सो वो बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं और अगर हमने ये ना किया तो ये लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है, बल्कि हमारा मुश्तरका ख्याल है कि ये रीनिगोशिएशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए IPPs के साथ रेट्स पे। देखें, आप एक मुल्क हैं, आप कोई 19 साल के मंचले नहीं है कि हाँ मैंने कहा था शादी करूंगा, अब मेरा दिल नहीं कर रहा तो अब ख़त्म। ठीक है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट। सर इस मुल्क का मेरे ख्याल में एनर्जी सेक्टर में बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ दो आपकी सबसे मकबूल पार्टियों के लीडरान का है, जिनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं और इमरान खान साहब भी शामिल हैं। और वो इसी तरह हुआ है कि ये जब हुकूमत में आते हैं, पिछले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं ये कहते हैं जी उनमें करप्शन हुई थी, हम उनको कैंसिल करेंगे, हम उनको रीनिगोशिएट करेंगे, हम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, आपके पास पैसे ही नहीं होते कभी भी कोई एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, आप हमेशा बाहर से इन्वेस्टर लेके आते हो। आप जब बाहर के इन्वेस्टर का इन द मिडल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप खारिज कर देते हो कि ये तो जी पिछली हुकूमत करप्शन कर गई थी, तो उसके बाद नया जब आप बिड करते हो तो उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता। अब ये जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसीलिए बहुत महंगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हुए थे, क्योंकि कोई अब पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में। इसका तरीका ही इसको ठीक करने का ये है कि ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उसके बाद बाहर एक ट्रस्ट डेवलप हो, फिर उसके बाद वो कहें कि अच्छा चलो ठीक है हम इनके साथ कम मार्जिन पे, कम प्रॉफिट पे काम कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जितने साल की उसकी मुद्दत होगी वो पूरा होगा। सो ये अगर आपने बार बार करना है ना, एक दफ़ा आप आर्म ट्विस्टिंग करके देख लें, हो सकता है आप फिर रीनिगोशिएट हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भूल जाएं कि कभी दुनिया का कोई एक भी मुल्क या कोई एक भी शख्स या कंपनी पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में कुछ भी इन्वेस्ट करेगी। सर बिल्कुल सर, और आपने जो दो हमारे अजीम सियासतदानों का नाम धराया उसमें मैं इजाफा कर दूं, एक तो मियाँ साहब, खान साहब, और तीसरा हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब और साबिक आपके स्पीकर अभी रिसेंट राजा परवेज़ साहब का भी एक बड़ा रोल है इस सारी चीज़ के अंदर, तो उनको भी हमने मिस नहीं करना। और तीसरी सर बात ये कि आप अगर इस मुल्क का जो बिजली का मसला है ना, मुझसे बड़े लोग पूछते हैं सर कि बिजली का मसला क्या है। मैं एक छोटी सी बात, एक जुमला आपने बोलना है और वो बड़ा आसान है। 45,000 बनाते हैं, 35,000 चाहिए, 26 दे सकते हैं। आपने ये 3 चीज़ें बोल देनी है ना,
हर शख्स जिसको नहीं समझ आ रही कि उसे घर में बत्ती क्यों, आपके घर में जैसी लोड शेडिंग हो ना, बत्ती बंद हो, आपने अपने आप को ये ना एक मंत्र की तरह पढ़ाना है कि यार 45 हैगा सी, 35 चाहिए, 26 दे सकते हैं बस। ये सर हमारा ना ये क्रक्स है सारे मसले का। हाँ, अब आप इन तीनों को अलग-अलग कर दें कि जी 45 क्यों बना रहे हैं जबकि 35 चाहिए, वो इसके अंदर IPPs आ जाते हैं कि जी क्योंकि हमने कहा जी लगाई जाओ, आगे आबादी बढ़ी और चाहिए होगा। अच्छा जी 35 क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग राशन कर रहे हैं। राशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि IPPs की वजह से महंगी हो गई। लेकिन सर 26 क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम नहीं किया। तो सर ये किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रही कि ये एक बुनियादी मसला है, और इससे शाखें जो निकल रही हैं इससे वो सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से। इस मसले को जितनी जल्दी आप ठीक कर लेंगे आप बेस्ट हो जाएंगे एनर्जी के अंदर, आपको अवाम की सपोर्ट भी मिल जाएगी। सर देखें ना, अवाम जो होते हैं वो वाली सोच नहीं रखते जो एक लीडर रखता है। वो बड़ी उनकी सादी सुदी डिमांड्स होती हैं, जिनमें से एक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे घर में मुस्तकिल बिजली है, मुस्तकिल पानी है, मुस्तकिल मतलब को आमद है जिससे हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। अब लाइफस्टाइल सर मेंटेन नहीं हो सकता है एक मुल्क जिसके अंदर आपका हर साल बदतरीज टेम्परेचर बढ़ है, और इस दफ़ा आप 50 तक पहुँचे हैं, गए नहीं उससे ऊपर पहुँचे हैं। तो उसमें एनर्जी तो एक बड़ी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। हम ठंड भी उसी से करते हैं, हम गर्म भी उससे होते हैं, क्योंकि गैस भी नहीं है। तो ये सारे बड़े लिंक्ड इश्यूज़ हैं। और अगर आप इसको हाँ 90s की जो एक कोशिश और काविश थी, तमाम जिन लोगों का आपने जिक्र किया, एक का मैंने किया, वो उनकी कोशिश और काविश यही थी कि बिजली ज़्यादा हो। किसी ने तब नहीं सोचा कि यार इसको भेजना कैसे लोगों के घरों के अंदर, ये बस मसला है। सर बुनियादी बात यह है कि ये जो आपने कहा कि गर्मी और रिहायशियों की ज़रूरियात, ये तो एक तरफ, अगर पाकिस्तान ने कभी तरक्की करनी है तो इंडस्ट्री के थ्रू ही करनी है ना, तो इंडस्ट्री को भी तो एनर्जी चाहिए ना। एक और चीज़ ये कि जो भी कह रहे हैं कि जी हम IPP से रीनिगोशिएट करेंगे, इस वक्त जो हमारे IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ये तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना के बैंक्स ने फंड किए हुए हैं। आप चाइनीज़ को जब ये कहोगे कि हमने आपके पैसे, और बाय द वे हमने उनको कैपेसिटी चार्जेस पे भी नहीं किए हुए, हम वो रोल ओवर भी करवा रहे हैं, अब आप उनको कहोगे कि हमने रीनिगोशिएट करना है, तो ये जो हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है ना सर, उन्होंने हमारे शहद का छत्ता पाड़ देना। तो ये बिल्कुल इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक किस्म का डिफॉल्ट है ना कि आप कह रहे हो कि हमसे नहीं दिए जा रहे, अब कर लो जो करना है। लेकिन नहीं है सर, हम नहीं मानते सर, डिफॉल्ट लफ्ज आपने नहीं बोलना। ठीक है। दूसरी एक और चीज ये है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसलिए नहीं ठीक होता क्योंकि पावर प्रोजेक्ट जब आप लगाते हो, प्लांट लगाते हो, उसके ऊपर लगती है तख्ती। इधर आप तार के ऊपर लगाओगे तख्ती, नहीं लग सकती सर। बहरहाल सर अगेन एनर्जी सेक्टर पे भी डेफिनेटली इश्यूज हैं। हमने आज थोड़ी सी डिस्कशन की है, इसको आगे मजीद आने वाले दिनों में काफ़ी और सर बातें होंगी, उसके ऊपर हम मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।